हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, राजी खुशी। ओ चलो, तो बच्चों आज बायो में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में जैसे लास्ट टॉपिक ध्यान होगा आपको, थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि लास्ट टॉपिक क्या कराया था। हमने आपको बताया था क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, इकोस्फीयर, बायोस्फीयर। अब चलते सीधा इकोलॉजिकल में इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखो जो फैक्टर किसे कहते हैं, क्या होता है फैक्टर? फैक्टर वर्ड जो है ना, इस फैक्टर की मीनिंग आप एजेंट कह सकते हो। चलो इनको ऐसे समझो, कोई भी प्रोसेस जो है ना किस वजह से हो रही है, किस वजह से रुक जाती है, किस वजह से स्पीड बढ़ जाती है, किस वजह से स्पीड घट जाती है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। आप कोई भी काम करते हो तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है, कारण होता है। बिना कारण के तो हम कुछ काम ही नहीं करते। देखो मान लो भाई, जैसे तुम्हारे भाई की शादी है, अब शादी से पहले क्या करते हो? शॉपिंग करते हो। शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करने के लिए वजह मिल गया ना, कारण मिल गया कि क्या शादी है तो इसलिए चलो शॉपिंग करते, कपड़े वगैरह खरीदते हैं, है ना। अब ऐसे तो हम डेली तो नहीं खरीदते, कारण मिल गया तो इसलिए स्पेशल अब जाना ही जाना है। तो ये एक वजह है, एक फैक्टर है। मतलब शादी जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपने कपड़े खरीदे, आपने शॉपिंग करी है। तो फैक्टर एक एजेंट है जो किसी भी प्रोसेस को या तो स्लो कर देते हैं, या फास्ट कर देता है, या स्टॉप कर देता है, उसे हम फैक्टर कह देंगे। ऐसे समझो बच्चों। चलो एक एग्जांपल समझते हैं फैक्टर के लिए। जैसे मान लो कोई बच्चा डेली टेस्ट में 20 में से 20 मार्क्स ले रहा है, डेली 20 मार्क्स ले रहा है, इंटेलिजेंट है, 100 आउट ऑफ 100%। लेकिन कल जो है उसी बच्चे का 20 में से आगे 2 नंबर। अब यदि उनसे पूछा जाए भाई कि आपके 2 नंबर क्यों आए, तो वो बता रहा कि सर कल मैं बीमार हो गया इसलिए 2 आ गए। तो कहने का क्या मतलब है कि मैं बीमार हो गया इसलिए 2 आए, नहीं तो 20 तो आने ही थे। तो डिजीज जो है एक फैक्टर जो प्रोसेस को क्या किया है? स्लो किया है। इसी तरह से मान लो कोई बिल्कुल डल बच्चा हो, डेली जो है 20 में से 2-3 लेता हो, लेकिन एक दिन जो है ना आके 20 में से 15 ले लिया। सरप्राइज की बात है। अब पूछा जाए कैसे आ गए 15, तो उसने यूं बताया कि कल मैंने चीटिंग कर लिया था। मतलब चीटिंग एक फैक्टर है जिससे उसकी प्रोसेस फास्ट हो गई है। डेली 2-3 आते थे, अब 15 आ गए। तो चीटिंग फैक्टर है जो प्रोसेस को फास्ट किया है, मार्क्स को बढ़ा दिया। और कई एक बार क्या होता है बच्चों, प्रोसेस रुक भी जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब कोई बच्चा एक बार फेल हो जाए तो चलो दोबारा बैठ के देख लो, दोबारा फेल हो जाए चलो तीसरी बार। लेकिन ये बार बार फेल होने के बाद क्या करेंगे? लास्ट में उनको बिठा ही देते हैं घर पे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है पढ़ाई पढ़ाई करना, घर बैठो, चलो खेत में लग जाओ काम पे। तो मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो गया। स्टॉप क्यों हुआ? निकम्मापन। जो निकम्मापन था जिसकी वजह से पढ़ाई रुक गई, पढ़ाई स्टॉप हुई ना। तो यहाँ पे फैक्टर में क्या था? एक फैक्टर है जो प्रोसेस को फास्ट कर रहा है, दूसरा फैक्टर है जो स्लो कर रहा है, तीसरा फैक्टर है जो स्टॉप कर रहा है। तो फैक्टर क्या हो गया? एक एजेंट है जो किसी प्रोसेस को या तो स्लो कर दे, या फास्ट कर दे, या नहीं तो स्टॉप कर दे, उसी को हम फैक्टर कहते हैं। तो ऐसे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर में अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर होते हैं बच्चों। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इकोलॉजिकल को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की हम बात कर रहे थे। तो इकोलॉजिस्ट जो है, कुछ हम इकोलॉजिस्ट क्लासिफाइड वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। एक तो होता है डायरेक्ट फैक्टर। डायरेक्ट फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर है। डायरेक्ट फैक्टर में कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली इफेक्टेड करवाता हो, हम यूं कह सकते हैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनिज्म।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डायरेक्टली फैक्टर है, टेम्परेचर। अब जो है यदि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वहां पे केवल वही ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकता है जो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता हो, और जो मेंटेन नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, वहां से माइग्रेट हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगी। और फिर बात आती है लाइट, फिर इसी तरह से सोयल न्यूट्रिएंट्स। अब जो प्लांट, पेड़ पौधे जो है मिट्टी की न्यूट्रिएंट पर डिपेंड करता है किस एरिया में कौन से प्लांट, किस फसल की खेती होगी, किसकी नहीं होगी। अब डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान, वहां खेती नहीं होती है, तो वहां के लोग जो है ना अपने भोजन के लिए, अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए किस पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब क्या कि किसी दूसरे एरिया से जहां गेहूं, धान, मक्का, बाजरा की खेती होती है वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है और फिर उनकी लाइफ प्रोसेस चलती है। तो सोयल न्यूट्रिएंट्स डिपेंड करते हैं, इससे ऑर्गेनिज्म की नंबर ज्यादा होगी कम होगी ये इसी पे डिपेंड करेगा। फिर बात आती है सोयल मॉइस्चर। अब देखो जो जैसे धान की खेती होती है, धान की खेती ऐसी खेती है जिसमें कि हमेशा धान के फसल में पानी लगा होना चाहिए, 2 दिन 4 दिन पे पानी देना पड़ता है। अब गेहूं की खेती होती है, पूरी सीजन में मुश्किल से 3-4 बार पानी देना पड़ता है। तो अब जो है ना कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा वाटर चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो ये सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर इस बात पर डिपेंड करती है। फिर है सॉइल एयर, सॉइल के अंदर जो एयर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर है बच्चों क्या है, डायरेक्ट फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म के नंबर को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। दूसरी बात होती है इनडायरेक्ट फैक्टर। इनडायरेक्ट फैक्टर में क्या क्या बातें आ सकती है, कह रहा कि जैसे सोयल स्ट्रक्चर, अब जो मिट्टी का स्ट्रक्चर क्या है, मिट्टी का टाइप क्या है, कौन से फसल की खेती होगी कौन सी नहीं होगी। फिर है विंड, हवा। फिर इनके बाद है सोयल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये सब जो है इनडायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। तो ये है इनडायरेक्ट फैक्टर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये। अब फिर इकोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म के लिए 2 फैक्टर फिर से किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचर के बेसिस पे। एक तो होता है बच्चों ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। तो ए बायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग एंड इंक्लूड क्लाइमेट और एटसेट्रा अदर फैक्टर। जो नॉन लिविंग फैक्टर होगा वो ए बायोटिक फैक्टर है, और इसमें क्या होगा, ऑल लिविंग थिंग्स, ये फैक्टर होगा जो लिविंग थिंग्स होगा, उसी को हम कह देंगे बायोटिक फैक्टर। तो अब चलते बच्चों हम डायरेक्ट ए बायोटिक फैक्टर पे। ए बायोटिक फैक्टर जो होती है ये 2 टाइप से होती है, 2 टाइप्स में। एक तो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर, ये क्लाइमेट, और दूसरा होगा इडेफिक फैक्टर। तो एट फर्स्ट जो है बच्चों वो है क्लाइमेटिक फैक्टर। फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर और दूसरा है इडेफिक
फैक्टर। अब जो क्लाइमेटिक फैक्टर क्लाइमेट से, और एडाफिक फैक्टर में जो सोयल पार्टिकल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी कितनी है, इसमें सॉल्ट और मिनरल्स क्या है, इन सब की जो स्टडी कराएगा उसे हम कहेंगे एडाफिक फैक्टर। तो हम पहले देखते हैं बच्चों क्लाइमेटिक फैक्टर में। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या बातें आ सकती है। क्लाइमेटिक फैक्टर में जैसे एक तो है टेम्परेचर, तापमान। देखिए अगर हम पूरी अर्थ सरफेस की बात करें तो कोई ऐसा एरिया जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी वाले में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आप पेड़ पौधे फसल कम लगते हैं। और कहीं पे टेम्परेचर कम होते हैं, जैसे मान लो हिली एरिया, हिमाचल साइड। तो जो ये है क्लाइमेटिक फैक्टर में तो टेम्परेचर हो गया। इसी तरह से लाइट। अब जो लाइट है सनलाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की। अब जो है अगर सनलाइट ना हो तो प्लांट अपना भोजन ही नहीं बनाएगा, और प्लांट भोजन नहीं बनाएगा तो उसमें फल फ्रूट्स नहीं लगेंगे, फसल नहीं लगेंगे। और फल फ्रूट्स और फसल नहीं लगेंगे तो एनिमल कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेड़ पौधे से इंटरकनेक्टेड है ना। तो पेड़ पौधे और एनिमल ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो लाइट का होना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों जो लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट अपना भोजन बनाती है। क्या कभी आपने सोचा कि जैसे सर्दियों में जो है गेहूं की खेती हो रही है, गर्मियों में धान की खेती होती है, और कुछ ऐसी होती है जो पूरे साल होती है। तो अब जो खेती हम सर्दियों में कर रहे हैं वो गर्मियों में तो नहीं हो सकती। जैसे हम गेहूं नवंबर में बोते हैं, नवंबर दिसंबर में बोते हैं, तो अब ये गेहूं अगर जून में जाके बो दे, जून जुलाई में लगा दे, क्या लगेगी? नहीं लगेगी। इसके पीछे कारण क्या बच्चों, जो प्लांट होते हैं ना वो 3 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट उसे कहते हैं जो सर्दियों में खेती होती है, उसको कम सनलाइट चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट जो गर्मियों में खेती होती है, जिसे सनलाइट ज्यादा चाहिए। और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट जैसे लाइक टमाटर है, गन्ने वगैरह हैं, ये पूरे साल लगती है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो ये है लाइट। इसी तरह से एयर, फिर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, रेन एंड वाटर। तो ये सारे फैक्टर जो है बच्चों, ये क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर है। इसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। जो दूसरा है अपना वो है एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर। अब एडाफिक फैक्टर में क्या होता है बच्चों, जो सोयल टेक्सचर्ड है, सोयल स्ट्रक्चर की बात है, सोयल टेक्सचर्ड मतलब सोयल का टाइप कैसा है, पार्टिकल सेपरेट है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, और इनका बिहेवियर क्या है, इसमें एसिड की क्वांटिटी है, बेस की क्वांटिटी है, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच लेवल, सॉल्ट और मिनरल्स की क्वांटिटी क्या है। ये सारी चीजों की जो स्टडी करवाए वो सारे एडाफिक फैक्टर में है। तो ये मिट्टी के नेचर पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म के नंबर। तो एक तो था बच्चों क्लाइमेटिक फैक्टर और एक है एडाफिक फैक्टर। तो चलिए अब हम इन दोनों की स्टडी 1 बाय 1 करते हैं। तो बच्चों ये फैक्टर के बाद हम स्टडी कर रहे हैं 1 बाय 1। पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर। तो एयर क्या है, हम यूं कह सकते हैं थिक गैसियस इनवेलप जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एयर। इट मीन्स एटमॉस्फेयर।
ये क्या करता है बच्चों, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर दोनों को सराउंड करता है। हम यूं कह सकते हैं सराउंड बोथ। किसे? लिथो मतलब है सोयल, मिट्टी, लिथोस्फेयर, और वाटर है हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। तो ये है लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, दोनों को ये सराउंड करता है। तो अब जो है बच्चों, जो अर्थ सरफेस से अप टू 80 किलोमीटर हाइट तक जो है, ये क्या है, एटमोस्फेयर है। हम यूं कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर क्वाइटली यूनिफॉर्म अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। और जैसे जैसे लेवल ऊपर चलते हैं, 80 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो वहां पे लाइटर गैस ही मिलेगी, जो बिल्कुल लाइटर गैस होगी वही बिल्कुल अपर लेवल पे मिलेगी। और एटमोस्फेयर डेंसर होता है नियरर द अर्थ एंड रियरर अवे फ्रॉम अर्थ। जो अर्थ के पास का एयर है ये तो डेंसर की तरह है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वहां पे रेयर हो जाएगा। डेंसर मतलब पार्टिकल्स यहाँ पे थोड़ा क्लोज्ड है, और रेयर में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर है। तो जो एटमोस्फेयर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोजिशंस ऑफ एयर, ये तो पता ही होगा बच्चों, कंपोजिशंस ऑफ एयर। एयर में जैसे सबसे पहली बात है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में जो कितनी परसेंट होती है, 78.08%। यह है नाइट्रोजन गैस। फिर है ऑक्सीजन गैस, O2। ऑक्सीजन कितना है, 20.95%। राउंड फिगर में हम 21% ले लेते हैं। यह है ऑक्सीजन। फिर बात आती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 0.033%, ये हो जाएगा। फिर है ट्रेस गैस 0.04%। वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर, इसकी क्वांटिटी अगर हम देखें तो वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म्स है, कोई फिक्स नहीं है। डस्ट पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है, ये भी डस्ट पार्टिकल्स, ये भी वेरिएबल है। तो ये सारे कंपोजिशंस ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे थे बच्चों। तो एटमॉस्फेयर के लिए हम यूं कह सकते हैं कि एयर गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो इन्वेलप है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। और एटमॉस्फेयर में जो है ये गैसों की परसेंटेज जो होती है ये होती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है 78%, और इनके बाद है ऑक्सीजन 21%। बाकी अदर गैसियस मॉलिक्यूल जो है 1% में होते हैं। तो अप टू 80 किलोमीटर तक यूनिफॉर्मली गैसियस लेयर है। उनके बाद जैसे जैसे हाइट पे हम जाते हैं तो केवल लाइटर गैस ही वहां पे एग्जिस्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कहां तक है, ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर बच्चों वो 16 to 50 किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि द एटमॉस्फेयर हैज ए लेयर ऑफ ओजोन बिटवीन एल्टीट्यूड अबाउट 16 to 50 किलोमीटर, 16 से 50 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, एयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। सबसे पहली बात, जो एयर जो होती है, एयर को हम देख सकते हैं तो ये इनविजिबल होता है, इनविजिबल, हम एयर को देख ही नहीं सकते। दूसरी बात होती है इसका कोई स्वाद भी नहीं होता, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस है। और जो एयर जो होती है इसकी डेफिनिट शेप नहीं होती है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स है, इनडेफिनिट शेप है, इनडेफिनिट शेप है, इनडेफिनिट वॉल्यूम है, और यार नहीं तो डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इनकी शेप वगैरह तो होती ही नहीं है।